मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ अब भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शनकारी किसान आज देश भर में शहीद किसान दिवस मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों और अन्य समूहों से प्रार्थना सभा आयोजित करने और शाम को मोमबत्ती मार्च निकालने का आग्रह किया है। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के लिए आज तिकुनिया के साहिबजादा इंटर कॉलेज में अंतिम अरदास सभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की शीर्ष बैठक में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान मानवीय आवश्यकता के प्रति कार्रवाई, प्राथमिक सेवाओं और रोजगार तक पहुंच पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, गतिशीलता और मानवाधिकारों पर भी बात होगी। देश में बिजली संकट से निपटने के लिए कोल, रेल और पावर मिनिस्ट्री ने मिलकर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। इसमें तीनों मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं। बारिश की वजह से कोयले की कम खुदाई के चलते कई पावर प्लांट्स में स्टॉक कम हो गया है। इससे बिजली के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यूपी चुनाव में जीत दोहराने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत यूपी में 100 दिनों के 100 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका रोडमैप तैयार करने के लिए कल दिल्ली में पार्टी की एक रणनीतिक बैठक भी हुई। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 दिवसीय विजय यात्रा शुरू करेंगे। 22 मई बाइसिकल के नारे के साथ विजय यात्रा की शुरुआत होगी। इसके तहत अखिलेश यादव आज कानपुर कालपी होते हुए महोबा की यात्रा पर होंगे। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी आज मथुरा में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालने जा रही है। आगरा से आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल, गोरखपुर, बनारस सहित 18 मंडल में ये यात्रा निकाली जाएगी। पंजाब में सियासी नींव मजबूत करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर पंजाब पहुंच रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जालंधर में तालाब मंदिर में माता के दर्शन करेंगे और एक कार्यक्रम में शामिल हो। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक के विरोध में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भव्य तरीके से त्योहार मनाने की बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए छठ का पर्व मनाया जाएगा। मुंबई ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि उनका पीछा किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी उन पर नजर रखे हैं। बीते कई दिनों से लापता चल रहे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की आज मुंबई क्राइम ब्रांच में पेशी होनी है, लेकिन परमवीर सिंह के पहुंचने को लेकर संशय बना हुआ है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमवीर सिंह, सचिन वाजे और अन्य लोगों पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया है। रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा पर आज फैसला सुनाया जाना है। हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जानी है। इसके मद्देनजर पंचकुला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है ताकि किसी तरह का तनाव पैदा न हो। यूपी के बुलंदशहर में एक ई रिक्शा चालक की मारपीट की वजह से मौत का मामला सामने आया। मामला खुर्जा के चौंडेरा गांव का है। आरोप है कि पुलिस ने रिक्शा चालक की पिटाई की और उसकी हत्या की। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य जरीन बेगम ने गांव से पलायन का ऐलान किया है। जरीन बेगम ने अपने घर की दीवार पर मकान बेचने के लिए भी लिखा है। हाल ही में जरीन बेगम के पति पर जानलेवा हमला हुआ था। आरोप है कि मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा के तीसरे पड़ाव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन आर्मेनिया में रहेंगे। यहां अपने समकक्ष से मुलाकात के अलावा डॉक्टर जयशंकर आर्मेनिया के पीएम और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी मिलेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज से श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान जनरल नरवणे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात करेंगे।
भारतीय नौसेना आज से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ मालाबार अभ्यास करेगी। यह अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के सामने हाथ फैलाए हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आबादी को रोजगार मुहैया कराने के लिए निवेश की जरूरत बताई है। इसके लिए अधिकारियों को चीनी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उपाय करने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में 100 से ज्यादा दिन तक चले लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए जिम, कैफे, हेयर ड्रेसर की दुकानें फिर से। कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की दोबारा रफ्तार पकड़ने के संकेतों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय आज से 2022-23 के वार्षिक बजट तैयार करने की कवायद शुरू करेगा। ये बैठकें नवंबर के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेंगी। कोयला मंत्रालय आज से 40 नई कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रियाओं के अगले दौर की शुरुआत करेगा। प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर नीलामी एक पारदर्शी तरीके से 2 चरणों वाली प्रक्रिया के जरिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। टीकाकरण और पोस्ट कोविड लक्षणों को लेकर एम्स ने रिसर्च में नई जानकारी हासिल की है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन की 2 खुराक कोरोना से ठीक होने के बाद सामने आ रही समस्याओं को भी दूर कर सकती है। यूपीएससी ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें यूथ ऑफिसर, जूनियर टाइम स्केल और सीनियर ग्रेड सहित कई विभागों के पद शामिल हैं। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। अब आप आईआरसीटीसी के जरिए बस की टिकट भी बुक करा सकते हैं। आईआरसीटीसी ने बस बुकिंग को अपनी टूरिज्म पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह की बसें शामिल हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में कुछ बदमाशों ने राधे नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और यह बताया जा रहा है कि राधे रोहिणी सेक्टर 16 में अपनी बाइक से आया था और सड़क पर खड़ा था। तभी 2 लोग पैदल इसके पास आए और किसी बात को लेकर तीनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद राधे को 2 गोलियां मार दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस को शक है कि यह गैंगवॉर का मामला हो सकता है, क्योंकि मरने वाला राधे 2019 में गैंगस्टर संदीप उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के साथ जेल भी गया था। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। राधे उस शख्स का नाम बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये गैंगवॉर हो, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया के साथ मृतक जेल में भी रहा था। 2019 का वो वक्त बताया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए शहीद किसानों के अंतिम अरदास में आज किसान लखीमपुर में तकनिया में जुटेंगे और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी वहां जा सकती हैं। विपक्ष जहां लगातार आरोपित आशीष के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहा है, वहीं बीजेपी दुविधा में दिखाई दे रही है। एक तरफ किसानों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोट बैंक। एक की नजर दूर करने के लिए, एक की नाराजगी दूर करने के लिए उठाया गया एक कदम दूसरे को और ज्यादा नाराज कर सकता है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जब लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला सुर्खियों में है, विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहा है। ऐसे में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ये कहना कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं, बताता है कि बीजेपी इस घटना के चुनाव में होने वाले असर को लेकर चिंता में है। स्वतंत्र देव सिंह ने जिस दिन ये बात कही, उसके दूसरे ही दिन वो दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। लखीमपुर खीरी हिंसा के साए में हो रही बैठक में यूपी में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी में संगठन के इंचार्ज राधा मोहन सिंह और यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल शामिल रहे। चुनाव के पहले लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 की हत्या के मामले ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। जहां एक तरफ बीजेपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ आगे बढ़ रही जांच पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल मंत्री से इस्तीफे के मूड में नहीं दिख रही है, वहीं किसान और विपक्ष दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। आज लखीमपुर खीरी के तुकनिया में मारे गए किसानों की याद में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया। इसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहले ही पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंच सकते हैं। मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है, लेकिन अब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा आज आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। किसान नेता पहले ही 18 अक्टूबर को रेल रोकने की बात कह चुके हैं। 12 तारीख को वहीं तिकोनिया से
पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। लखीमपुर की हिंसा का सीधा असर यूपी के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। एक तरफ बीजेपी की छवि की चिंता है तो दूसरी तरफ करीब 12% ब्राह्मण वोटों की भी। खीरी से सांसद अजय मिश्र को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। अब बीजेपी अगर वो किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई कदम उठाती है तो ब्राह्मण वोटों के नाराज होने का खतरा है। बीजेपी के लिए इस वक्त यही सबसे बड़ी दुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो दुविधा बढ़ी और दुविधा का समाधान भी निकालना है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में नवरात्र के मौके पर आयोजित गरबा पंडालों के बाहर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगे एक पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर में लिखा गया है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं को प्रवेश उनका वर्जित है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक पिछले कुछ सालों में धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं शहर में आई हैं, जिसको देखते हुए वीएचपी के धर्म प्रसार विंग की तरफ से यह पहल की गई है। यह मामला पुलिस की जानकारी में भी पहुंचा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पंडाल के आयोजकों ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी है। आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में लव जिहाद की अनेक घटनाएं घट रही है। उसको रोकने के लिए प्रदेश में कानून भी बना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गतिविधियाँ नियंत्रण जारी है। कभी कोई नाम बदल के आता है, कभी किस रूप में आता है और हिंदू बहन बेटों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाता है और उन्हें धोखे में रखा जाता है। उनको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा एक मुहिम छिड़ी गई है, जिसमें सभी गरबा पंडालों में एक बैनर लगाया गया है कि उसमें गैर हिंदू जो हैं उनका प्रवेश वर्जित है। तो लव जिहाद को रोकने के लिए ये सब मुहिम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धर्म प्रसार के द्वारा किया जा रहा है। शहर में कितनी जगह ये सब शहर के सभी गरबा पंडाल जितने भी हैं सभी में लगाया गया है कि इस तरह के कोई पोस्टर लगाए हैं। इसमें जो पंडाल संचालक हैं उनसे बातचीत करते उनको किसी प्रकार की आपत्ति होना नहीं पाया गया है। और जो आप ये पत्र की बात कर रहे हैं, इस संबंध में भी आपके माध्यम से ही पत्र के संबंध में पता चला हम लोगों को। इसमें पता लगाया जा रहा है कि ये कौन पत्र लिखा है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में आपके राज्य की खबरें। कोयले की कमी की वजह से पैदा हो रहे बिजली संकट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। सोमवार को ही इस बैठक में सीएम योगी ने कई बातों पर जोर दिया। पावर क्राइसिस की आशंकाओं के बीच सीएम योगी ने भरोसा दिया कि राज्य में गांव हो या शहर, रात में बिजली नहीं कटेगी। लोगों को रात में बिजली भरपूर मात्रा में मिलेगी। बिजली विभाग की मीटिंग में योगी ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोयला की पर्याप्त सप्लाई के लिए वो केंद्र में संपर्क में है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने गलत मीटर रीडिंग बनाने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के भी आदेश दिए। योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे 24 घंटे और ग्रामीण एरिया में खराब होने पर उसे 48 घंटे में बदल दिया जाए। देश में गहराए कोयला संकट की खबर के बीच बिहार सरकार 2 थर्मल पावर स्टेशन को बंद करने की तैयारी में है। खबर है कि बिहार सरकार ने कांची और बरौनी बिजली घर को बंद करने का फैसला लिया है। एनटीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इकाई होने के कारण उत्पादन में ज्यादा कोयला लग रहा है। साथ ही साथ बिजली की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इन इकाइयों को बंद करने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के कांटी बिजली घर को सबसे पहले बंद किया जाएगा। माना जा रहा है कि कांची को बरौनी थर्मल प्लांट के बंद होने से बिहार में बिजली की समस्या और भी ज्यादा गहरा सकती है। उस सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए। वहीं बिहार सरकार के इस फैसले पर कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए लिखा था कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा।
डबल इंजन सरकार कांची और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से यूपी में विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल के नारे के साथ अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके तहत अखिलेश यादव आज कानपुर, कालपी होते हुए महुआ की यात्रा पर होंगे। ये यात्रा 2 दिन की होगी। हालांकि आने वाले समय में पूर्व सीएम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रथ यात्रा निकालेंगे। इस विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश प्रदेश के हर जिले और तहसील में जाएंगे और वहां के वोटरों से यूपी चुनाव में समर्थन की अपील करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के जरिए हर जिले में एक जनसभा भी करेंगे। उनकी ये विजय रथ यात्रा 3 चरणों में होकर 3 महीने तक चलेगी। रथ यात्रा के दौरान किसानों की समस्या, तीनों कृषि कानून, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं का जिक्र होगा। वहीं महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को इस रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी घेरने की तैयारी में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वो पंजाब के जालंधर जाएंगे। जालंधर में वो तालाब मंदिर में माता के दर्शन करेंगे, जहां वो पंजाब की समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। वहां केजरीवाल का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के सह प्रभारी और विधायक राघव चड्ढा ने इसकी जानकारी दी। पिछले करीब 3 महीने में पंजाब का ये उनका 5वां दौरा है। इससे पहले केजरीवाल 26 अगस्त और 30 सितंबर को पंजाब गए थे। इससे पहले भी लगातार वो 2 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली माफ करने की घोषणा भी कर चुके हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार फोकस बनाए हुए हैं और यही वजह है कि वो आज 5वीं बार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। साथ ही वो वहां के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले की सरेआम पिटाई करता नजर आ रहा है। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर में मौके पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और वो आरोपित से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि इस बीच भी आरोपित ने पुलिस वाले से मारपीट बंद नहीं की। वो उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इसमें जो भी प्रकरण है उसकी अभी विवेचना, अभी इसमें जांच प्रचलित है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये सारा विवाद ऑटो रिक्शा के किराए को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जिस ऑटो में बैठकर आया था उसने उसका किराया नहीं दिया और जब उसने किराया मांगा तो वो ड्राइवर को धमकाने लगा, जिसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठे बाकी यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनसे गाली गलौज की और एक यात्री के साथ मारपीट की। बताया गया कि पुलिस वाले से हाथापाई करने वाला शख्स वही यात्री था। और अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल शाम से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान मुख्तार शाह के नाम से हुई है, जो गांदरबल का रहने वाला था और शोपियां में गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में जाकर छिप गया था। यह मुठभेड़ शोपियां के तुलरान इलाके में चल रही है, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। चारों ओर से इस इलाके को घेरा गया। शोपियां के तुलरान इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील भी की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू की। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, इस मुठभेड़ से जुड़ी क्या खबर है? काफी वक्त बीत चुका है इस मुठभेड़ को। देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। ये तुलराम का इलाका है जो शोपियां के साउथ कश्मीर में है और यहाँ पे जैसी सुरक्षा बलों को कल शाम इतला मिली कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हो, तो उन्होंने इस इलाके की घेराबंदी कर दी और घेराबंदी के दौरान उन्होंने जो टेररिस्ट है TRF के लश्कर तैयबा का ही ग्रुप है, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। एनकाउंटर के दौरान जो खबर मिली है 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उनमें से एक आतंकवादी की शिनाख्त मुख्तार शाह के नाम से हुई है। मुख्तार शाह ये वही आतंकवादी है जिसने कुछ दिन पहले वीरेंद्र पासवान, जो कि पानीपुरी वाला था, जिसे लाल बाजार इलाके में मार दिया था और दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की थी। मुख्तार शाह वहां पे लाल बाजार, जो श्रीनगर आउटस्कर्ट में एरिया, मारने के बाद उसने अपना ठिकाना शोपियां में बदल दिया था और वो शोपियां से ही ऑपरेट कर रहा था। पुलिस काफी देर से उसकी तलाश में थी कि जब से ये गतिविधियां हुई आतंकवादियों की तरफ से, जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश हुई, उसके बाद से लगातार पुलिस इनपुट कलेक्ट कर रही थी कि ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला, कल देर शाम वहां पे उन्होंने घेराबंदी कर ली और ऑपरेशन में 3 लश्कर तैयबा के आतंकवादी
मारे जा चुके हैं, जिसमें एक मुख्तार शाह है और ये वही मुख्तार शाह है जिसने उस पानी पूरी वाले को मार दिया था, जो एक बिहार से आया हुआ था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लाल बाजार के एरिया में। उसके बाद हालांकि इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो जारी किया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पानी पूरी वाले को मारा है। लेकिन ये मुख्तार शाह जो आतंकवादियों से मार गिरा है, सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि आतंकवादियों के मारे जाने के बाद लोगों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि काफी कोशिश उन्होंने की थी कि खौफ का जो मंजर हो, लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जाए, एक भय पैदा किया जाए, ताकि एक बार फिर से यहाँ से पलायन हो। जैसे 90 के दशक में हमने देखा था कि 4.5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, उस समय भी ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उन्होंने टारगेट किलिंग करनी शुरू की थी। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि एक तो सिविल सोसाइटी भी बाहर आ रही है, दूसरा लोगों ने भी बता दिया कि हमारी मानसिकता भी बदल चुकी है, हम यहाँ से भागने वाले। बिल्कुल, ये मुंहतोड़ जवाब भी है कि आतंकी चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी छुप लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिनों कोई ना कोई वीडियो काफी वायरल हो जाता है। आप भी काफी वीडियो शेयर करते होंगे और काफी दावे भी इन वीडियोस में किए जाते हैं। अब वो सच होता है या झूठ होता है, ये जानने की कोई जहमत नहीं करता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट फैक्ट चेक में। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री रहते हैं सरदार के वेश में और पूजा करते हैं ईसाई के वेश में। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना क्या मिशनरी का भाग है? पंजाब में क्या क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है? कुछ ऐसे ही दावों के साथ एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का वीडियो बताकर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि चन्नी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। वायरल वीडियो में पीली पगड़ी पहने एक व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करने की विधि पूरी करता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कुछ यूजर्स ने ये वीडियो फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट किया तो कुछ ने ट्विटर पर। क्योंकि वायरल वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम से वायरल किया जा रहा है और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो टाइम्स नाउ नवभारत ने वीडियो की हकीकत जानने के लिए फैक्ट खंगालने शुरू किए। जब हमने वायरल वीडियो को कई बार बारीकी से देखा तो पादरी की बातों से सच सामने आ गया। वीडियो में पादरी कहते हैं, मैं सिमरनजीत सिंह को सैमुअल के रूप में बपतिस्मा करता हूं। वीडियो में पादरी की बातों से ही हकीकत का पता चल रहा है कि व्यक्ति का नाम चरणजीत सिंह नहीं बल्कि सिमरनजीत सिंह है। अब एक बार आप पंजाब के मुख्यमंत्री की तस्वीर देखिए और इस शख्स की तस्वीर देखिए, तो हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो झूठ है, गलत है। फैक्ट चेक डेस्क, टाइम्स नाउ नवभारत। तो न्यूज ऑफ द डे में वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। खबर की बात करेंगे। देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 17 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है, जबकि 26 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है और 22 में 2 दिनों का कोयला बचा है। ऐसे में आशंका है कि अगले 2 से 3 दिन में बिजली संकट और गहरा सकता है। भारत में कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट में औसतन 4 दिन का कोयला रहता है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मुताबिक अगले 1 से 2 हफ्ते तक कोयले की कमी की समस्या बनी रहेगी और इस बीच देश में बिजली संकट से निपटने के लिए कोल, रेल और पावर मिनिस्ट्री ने मिलकर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। वहीं देश में कोयला संकट और बिजली को लेकर सियासी चर्चाएं गर्म हो गई हैं, चरम पर पहुंच गई हैं। अब राज्य कह रहे हैं कि कोयले की किल्लत है, केंद्र सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है। हकीकत क्या है, देखिए कि अलग अलग राज्यों की रियलिटी रिपोर्ट है क्या।
कौन सच्चा कौन झूठा। नेशनल पावर पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक देश में 110 पावर प्लांट में से 16 ऐसे हैं जिनका स्टॉक खत्म हो चुका है। वहीं 30 प्लांट्स के पास 1 दिन, 18 के पास 2 दिन, 19 के पास 3 दिन, 9 के पास 4 दिन, 6 के पास 5 दिन और 10 प्लांट्स के पास महज 6 दिन का कोयले का स्टॉक है। जबकि 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास 7 और 8 दिन का स्टॉक है। देश में कोयले से चलने वाले सभी पावर प्लांट्स को कम से कम 20 दिनों तक कोयला भंडार रखना होता है, लेकिन सितंबर-अक्टूबर में सभी पावर प्लांट्स के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का रह गया है। जिसको जितने बिजली की जरूरत है उतनी बिजली मिलेगी। हम मॉनिटर कर रहे हैं ना। ये हमारे पास 4.5 दिन का कोल्ड स्टॉक है। ये स्टॉक है, रिजर्व है। जितना बिजली हम खपत करते हैं उतना हमको प्रतिदिन आता है कोयला खदान से। कल हमको 275 रेक आए, 1.53 मिलियन टन्स, और कुल मिलाकर करके हमारा कैप्टिव माइंस वगैरह मिलाकर करके 1.75 मिलियन टन्स। सरकार कह रही है कि देश में कोयले का क्राइसिस नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें ब्लैकआउट का खतरा बता रही हैं। सरकार कह रही है कि पर्याप्त कोयला मौजूद है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोयला आपूर्ति को लेकर रेड फ्लैग रेज कर दिया है। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र ये वो राज्य हैं जिनकी सरकारों ने कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में कमी की शिकायत केंद्र सरकार से की है। पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। इतना यहाँ का रिक्वायरमेंट है, जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। अभी जो स्टॉक हमने बताया कि हम पे 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला है स्टॉक। निश्चित रूप से कोयले की कमी है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है, पर हमने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बेहतर है। आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, क्यों बिगड़ सकती है? आप ये अरे कोयला, अब भाई साहब एक्सीडेंटल घटना की क्यों कल्पना कर रहे हो? अच्छा क्यों कल्पना नहीं कर रहे हो कि हमें ज्यादा कोयला मिलेगा? केंद्र सरकार से डिमांड भेजी आपने। अब बिल्कुल हम एडवांस दे रहे हैं। इस वक्त कोल इंडिया के पास 400 लाख टन कोयले का स्टॉक है। इससे वो 24 दिन तक आपूर्ति कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2 साल में कोल इंडिया का कोयला उत्पादन 106.7 लाख टन गिरा है। सितंबर 2021 से 2022 तक कंपनी ने 2600.7 लाख टन उत्पादन किया, जबकि लक्ष्य 2874.2 लाख टन था। यानी वर्तमान में भी कोल इंडिया अपने लक्ष्य से 267.5 लाख टन पीछे है। एक तरफ आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि देश में बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। यह भी अच्छी बात है कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और ये खुशी की बात है, इसलिए कि मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि 2,82,00,000 नए कंज्यूमर्स हमने जोड़ा सौभाग्य के अंतर्गत। वो लोग पंखा खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, एटसेट्रा। ये बात। तीसरा कारण यह है कि हमने अपना इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दिया, नहीं के बराबर कर दिया। ये 3 कारण है, लेकिन उसके बाद भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये डिमांड लेकिन बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इसके लिए और कोल का प्रोडक्शन हमें करना होगा और उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं, लेकिन अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार खुद कह रही है कि देश में कोयले का संकट नहीं है, तो फिर थर्मल पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं? महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं। पंजाब में 7 थर्मल पावर प्लांट्स बंद हैं। केरल में कुछ प्लांट्स के बंद होने की खबरें हैं। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। इसी तरह पंजाब में भी बिजली का संकट पैदा हो गया है और वहां 13 अक्टूबर तक हर दिन 3 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान में 12,600 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन होना चाहिए, लेकिन
सिर्फ 8,500 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादन हो रहा है। ऐसे में सप्लाई प्रॉपर हो, इसके लिए तकरीबन 4,000 मेगावाट की और ज़रूरत है। कारण ये है कि यहाँ पर 11 रैक कोयले की मिलनी चाहिए थी, जो सिर्फ 6 से 7 पर आकर टिक गई है, जिसके चलते लगभग 6 से 7 यूनिट बंद हैं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ये बात कह रहे हैं कि एनटीपीसी से दिल्ली सरकार को करीब 4,000 मेगावाट बिजली मिलती है। अब उसकी कैपेसिटी लगभग आधी हो चुकी है, यानी कि करीब 2,000 मेगावाट बिजली अब दिल्ली को मिल पा रही है। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोयले की कमी है, और इसी वजह से जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कम कर दी गई है और दिल्ली को अब बिजली कम मिल रही है। दक्षिण भारत में भी कोयले की वजह से बिजली संकट पैदा हो गई है। ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया है। आंध्र प्रदेश में 70,000 टन कोयले की तुलना में आपूर्ति सिर्फ 40,000 टन की हो रही है। पिछले सप्ताह कोयले की कमी की वजह से 3 पावर स्टेशंस को बंद करना पड़ा। फिलहाल आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। केरल में शाम के समय, जिसे पीक आवर्स कहा जाता है, उस दौरान 120 से 200 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा स्टॉक से फिलहाल आपूर्ति संभव है, लेकिन अगर ये दिक्कत लंबे समय तक चली तो सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आंकड़े बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कई राज्यों में ऊर्जा संकट तो है और कई राज्यों में संकट मुंह बाएं खड़ी है। बिहार को जो 4500 मेगावाट बिजली की जरूरत हर रोज होती है, उस लिहाज से बिहार को अभी एनटीपीसी से सिर्फ 3,000 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो बिजली की आपूर्ति बिहार को जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, और 3,000 मेगावाट बिजली ही अभी दी जा रही है। बाकी का जो 1,000 मेगावाट बिजली है वो राज्य सरकार बढ़े कीमतों पर, यानी 20 रुपये, लगभग 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो बिजली राज्य सरकार खरीद रही है और वो लोगों को दिया जा रहा है। कोयले की कमी से बिजली की आपूर्ति का संकट देश के तमाम हिस्सों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गहराता जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री साफ तौर पर नहीं बता रहे हैं कि दरअसल कितनी आपूर्ति का संकट है या कोयला कितने दिनों का बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 2 से 3 दिन का कोयला ही इस वक्त बिजली कंपनियों के पास मौजूद है। और अभी ही कम से कम 4 से 6 बिजली उत्पादन संयंत्र बंद हो चुके हैं, जिसमें रोजा शामिल है, हरदुआगंज शामिल है, परीक्षा शामिल है। ऐसे तमाम दूसरे संयंत्र बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, क्योंकि कोयले की आपूर्ति पूरी नहीं की जा पा रही है। POSOCO यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में 7 दिनों में पावर सप्लाई में 11.2% की कमी दर्ज की गई है। झारखंड में बिजली की 18 से 24% की कमी दर्ज की गई, बिहार में 6% और राजस्थान में 17% कमी आई है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्या कोल इंडिया पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहा है? अगर ऐसी स्थिति पैदा हो भी रही है तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी है?